पाया। उसके साथ साथ मुझे कई प्रश्न सामने आए, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आज कोर्ट के निर्णय पर विश्लेषण करने के बजाय मैं विश्लेषण करना चाहता हूं कि जो अधिकार, जो स्वतंत्रता, जो प्रिविलेज, जो मीडिया के राइट्स, फ्रीडम, जो इस देश में एनडीटीवी को है, जो इस देश में अल जजीरा को है, जिसको लोग लादेन के चैनल के नाम पर पहचानते थे, ऐसे चैनल को जब इस देश में ज्यादा स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता सुदर्शन को क्यों नहीं है? मुझे तो इसकी कभी भी इसका उत्तर नहीं मिल पाया। लेकिन मित्रों, इसके उत्तर के पास में पहुंच रहा हूं। मैं उसको दुनिया के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या कारण समझते हैं। और इसलिए आज मैं मेरे साथ कुछ अतिथियों को जोड़ रहा हूं, आपके भी कॉल लूंगा, चर्चा करूंगा। और आज का मेरा प्रश्न है कि एनडीटीवी और लेफ्ट ट्रिब्यूनल एनडीटीवी और अल जजीरा को जो स्वतंत्रता है वो सुदर्शन को क्यों नहीं है। मेरे साथ कुछ अतिथि जुड़े हैं, उनके पास चलते। मैं स्वागत करना चाहता हूं, स्क्रीन पर गेस्ट को लीजिए। हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हैं, जो आज इस विषय पर बात करेंगे, जिसको लेकर मैं आपके सामने प्रश्न उठा रहा हूं कि यह स्वतंत्रता राष्ट्रवाद की बात करने वाले व्यक्ति को क्यों नहीं है, यह स्वतंत्रता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए लड़ने वाले चैनल में क्यों नहीं है, यह स्वतंत्रता इस देश में ईमानदारी के साथ विदेशी कंपनियों से टकराने वाले चैनल के पास क्यों नहीं है, यह स्वतंत्रता इस देश के साधु के साथ खड़े चैनल के लिए क्यों नहीं है, यह स्वतंत्रता सैनिक के लिए आवाज उठाने वाले चैनल को क्यों नहीं है, यह स्वतंत्रता सती के सम्मान के लिए टकराने वाले सुदर्शन के पास क्यों नहीं है, जो स्वतंत्रता एनडीटीवी और अल जजीरा के पास है। गेस्ट के पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक एक करके सबका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर गेस्ट को लीजिए और फिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। ये भी हम नहीं, ये तो शुरुआत तो एनडीटीवी ने की है, लेकिन मैं आपके सामने आज ये वीडियो दिखा रहा हूं कि एनडीटीवी पत्रकारिता का नियम तोड़कर हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियो को हमारे खिलाफ दिखा रहा है। अरे 15 साल से कोई पहली बार नहीं है। मैं 15 साल पहले इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया था वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद पर हमने जो प्रोमो लगाया था, उस प्रोमो के ऊपर इन्होंने कार्यक्रम किया प्राइम टाइम में, हमें बुलाए बगैर। क्या कहा, प्ले करते, पूरा वीडियो पहले दिखा देते हैं। पहले पूरा वीडियो दिखाइए। Channel with a you're watching reality TV. We've hit a new low. The so-called editor of a TV channel, Sudarshan TV, a channel with a long history of bigoted falsehoods, tweeted a promo where he targeted the rise in the number of Muslim candidates who cleared the civil services as some sort of jihadi conspiracy. A tweet, incidentally, in which he even tagged the Prime Minister. This is some of the highlights or lowlights of that tweet by this hate anchor. He targets Muslim recruitment. He says there's Muslim infiltration in the government service. How did a number of Muslims in the bureaucracy rise, he asks. Imagine, he says, if the jihadis of Jamia, a reference to the Jamia University, are your district officials. Now, this viral promo drew widespread criticism, including from IAS and police associations. The IPS Association said, we condemn the communal and irresponsible piece of journalism by Sudarshan TV. The Indian Police Foundation said the hate story carried on the Noida TV channel against minority candidates joining IAS, IPS is dangerous bigotry. Now, these kinds of hateful falsehoods are not new for Sudarshan TV or Mr. Chavanke, who's the editor of the channel. You're watching Reality Check. मैं एनडीटीवी के इस वीडियो का यह कहते हुए खंडन करता हूं कि सुदर्शन को आज तक किसी भी प्रकार के कंटेंट के लिए 15 वर्षों में अपराधी नहीं घोषित किया गया। हमारे किसी भी कार्यक्रम आपत्ति भली उठी हो, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो उस जांच में हम निर्दोष साबित हुए। हमारे ऊपर कभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 15 वर्षों की यह हमारा यह सुदर्शन का चरित्र है। उल्टा इस एनडीटीवी के ऊपर तो मंत्रालय से लेकर किस किस ने क्या क्या कार्रवाई की ये सब जानते हैं। यह एंकर कहता है कि सो कॉल्ड एडिटर इन चीफ,
मतलब क्या होता है? सो कॉल्ड मतलब क्या होता है? मैं इस चैनल का ओनर हूं, इस चैनल का संपादक हूं और सरकार के अनुमति के साथ हूं। 1400 कार्यक्रम कर चुका हूं और उसके बाद यह आदमी अगर एक देश के राष्ट्रवादी चैनल को सो कॉल्ड कहता है तो इनकी हिम्मत देखिए। हमारे प्रतिक्रिया के बगैर कार्यक्रम चलाने वाला एनडीटीवी तो नंगा नाच कर सकता है। इस देश के आतंकवादी को भी यह कह सकता है कि देश की सेना ने नागरिकों को मारा है। इस देश के सेना को बलात्कारी कहने वालों को अपना मंच देने वाला एनडीटीवी को ज्यादा स्वतंत्रता है, सुदर्शन को नहीं है। कई और वीडियो है मेरे पास, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं गेस्ट पैनल के पास पहले चलता हूं, स्वागत करता हूं। गेस्ट के साथ साथ मैं बीच बीच में कॉलर को भी लेके रहूंगा और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। शांतनु जी, आपका स्वागत है। शांतनु जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा कि उस दिन लश्कर-ए एनडीटीवी पर आपने हमारे पक्ष रखा, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ मनोज वर्मा जी हैं। मनोज वर्मा जी पत्रकारिता को प्रतिनिधित्व आज यहां पर करेंगे और हमारे साथ संजय दीक्षित जी है। संजय जी, आपका स्वागत है आज के इस बिंदास बोल में। मैं संजय जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा आज की चर्चा की। संजय जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, शायद संजय जी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप आईएएस रहे हैं और हमने इस विषय पर आवाज उठाई तो कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो मैं उस विषय पर तो आज बात नहीं करूंगा। वो सारा मसाला, सारे सबूत मेरे पास है और मैं उसको जल्दी ही लेकर आऊंगा। आज का मुद्दा है कि एनडीटीवी जैसे लश्कर-ए चैनल को तो इस देश में नंगा नाच की छूट है। अल जजीरा इस देश में आकर कंटेंट दिखाकर ये कह सकता है कि ये भारत के इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको बोलने की छूट है, लेकिन सुदर्शन चैनल को नहीं है। मैं आपसे प्रतिक्रिया की डिबेट की पहली शुरुआत करता हूं। संजय जी, देखिए, आपका जो स्टैंड है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर पहले ही मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है और जो ऑर्डर पढ़ा है वो बिल्कुल बैलेंस्ड ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि इस तरह का किसी तरह का प्री ब्रॉडकास्ट स्टे नहीं दिया जा सकता है और खासतौर से तब जब उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल उनके सामने नहीं है। लेकिन जो पूरा उन्होंने रेशो लेआउट किया है उससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये व्यक्तित्व की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है इस प्रकार का किसी भी प्रकार का इस तरह का स्टे देना। लेकिन जो लोग इसको छुपा के दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं, कानून की भाषा में इसको कहते हैं नॉट गोइंग विथ क्लीन हैंड्स, वो साफ हाथों से नहीं गए हैं। उनके हाथ में गंदगी लगी हुई है। हाँ। उनके हाथ मल मूत्र से सने हुए हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के साथ धोखा किया है। और मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि जब आप दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखें तो ये बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ रखें कि किस प्रकार से ये जो पिटिशनर्स हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये छुपा कर गए ये तथ्य कि सुप्रीम कोर्ट उनके कंटेंशन को रिजेक्ट कर चुका है। तो न सिर्फ रिजेक्ट कर चुका है बल्कि स्पीकिंग ऑर्डर से रिजेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम इसको स्टे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके कारण दिए हैं, कारण गिनाए, रीजंस दिए हैं, स्पेल आउट किया है उसको और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इस पे स्टे नहीं दिया जा सकता। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई उसके बाद हुई है और उसमें इस तथ्य को छुपाया है। ये एक गंभीर अपराध है परजुरी का। लेकिन मैं आपको इस वक्त की खबर देता हूं, इस वक्त की। मैं अभी ब्रेकिंग दे रहा हूं, हालांकि जैसे अपडेट आएगा मैं आपके लोगों के सामने लाऊंगा। अभी हम हाई कोर्ट दिल्ली में गए थे, आज दिन भर ये प्रक्रिया जारी थी और अभी संजय जी बोल रहे थे इस वक्त, गेस्ट को पैनल पे रखिए, अभी इस वक्त हमें जानकारी दी है हमारे एडवोकेट के द्वारा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखाने के बावजूद भी हमारे कार्यक्रम पर लगाया हुआ स्टे हटाने से मना किया है इस वक्त। संजय जी,
आप बोलिए। आज तो वैसे तो कोर्ट का दिन था नहीं, तो आप किस बेंच के सामने लग गया, मैं समझ नहीं पा रहा उसी हूं। के सामने हमने विशेष केस के तौर पर लगाया। शाम 7 बजे का समय था, सुनवाई हुई। अभी मैं ऑर्डर की कॉपी डिटेल आने के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन दर्शकों के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात करने वाले लोगों के लिए यह दूसरी बुरी खबर कि लगातार दूसरे दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन के कार्यक्रम पर रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। मैं विश्लेषण में इसलिए नहीं जाता। तो आपको इसको लेके अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सोमवार को तुरंत। हाँ, वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन खैर मैं आज न्यायपालिका के निर्णय के ऊपर नहीं आज का शो कर रहा हूं, मैं सामाजिक व्यवस्था के ऊपर कर रहा हूं। वैसे यदि न्यायपालिका की भी बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सुप्रीम है। हाई कोर्ट यदि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है तो ये भी एक शोचनीय विषय है। बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतना बड़ा सोचनीय विषय हो गया कि आखिर क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कई प्रश्न है, लेकिन उसमें बाद में बात करेंगे। आज मैं मनोज वर्मा जी के पास चल रहा हूं। ये लोकसभा टीवी में भी है और पत्रकार है, पत्रकार एसोसिएशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मनोज जी, मैं बात कर रहा हूं मीडिया के संस्थानों की, तथा कथित सामाजिक संस्थाओं की, जो अपने आप को मीडिया के रक्षक कहते हैं। एक साधारण एफआईआर कहीं पर हो जाए तो सारी इंडस्ट्री उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है। अगर कोई एक संस्था भी किसी पत्रकार के खिलाफ बोल दे तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। पिछले 4 दिनों से केवल हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर कई मुस्लिम देशों के संगठन, व्यक्ति, संस्था हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारे अधिकारों का दमन कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पत्रकार हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो कोई नहीं खड़ा हुआ। मनोज, आवाज नहीं आ रही मनोज जी। चलिए, मनोज जी की आवाज आने तक यही प्रश्न शंतनु जी आपने सुना है, आप इसका उत्तर दे दीजिए। मैं बहुत अचरज में हूँ, और जैसे आपने कहा मैं उस दिन एनडीटीवी के कार्यक्रम में भी था, और ऐसा लगता था वो कार्यक्रम एक सुनियोजित ढंग से, एक सुनियोजित विचार को कहने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने देखा होगा कार्यक्रम में 5-6 लोग थे उसमें, और सबने बोला, और अंत में मेरे पास आए, और जब मेरे पास आए भी तो मैंने अपना सर रखने की कोशिश करी, मुझे शाउट डाउन किया गया और मेरी आवाज भी नहीं ज्यादा जोर से आ रही। लेकिन उनके 2-3 तर्क थे वहां पे, और बड़े बड़े हास्यास्पद तर्क थे। पहले तो उन्होंने कहा ये मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, जोर जोर से बोलते रहे इस बात को बहुत देर तक। मैंने कहा भाई, अगर कोई डेटा नेचुरली सर्च हो रहा है उसको एज ए सोशल फिनोमेना पढ़ना चाहिए, और अगर लगता है उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, वो किसी चाल के तहत, तो उसको फाइंड आउट करना चाहिए। एक इतनी बड़ी संस्था है IAS IPS, अगर वो एंट्री कर रहा है, उसमें अगर हल्का सा भी शक किसी को आता है, अगर आपको लगता है सुरेश चवानके जी का शक खराब है, तो उसको बाद में निर्खात कर दीजिएगा, उसको एनालाइज तो करिए पहले। आपने तो अभी शो देखा भी नहीं, शो का प्रोमो देखा है जो कुछ सेकंड का है, और आपने हाई तौबा बतानी शुरू कर दिया। अगर डेटा में सर्च हुआ है तो देखिए, कोई एक बैंक का फ्रॉड भी होता है, उसमें अगर कोई भी डेटा का सर्च होता है तो एकदम से देखा जाता है कि ये एबनॉर्मल क्यों है। मैंने उनसे ये कहा, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप कहते हैं कि जामिया जिहादी है, जामिया जिहादी है, वो तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। मैंने उनसे कहा कि मेरिट होने में और जिहादी आइडियोलॉजी होने में कोई संबंध नहीं है। जो उसामा बिन लादेन है, क्या वो मेरिटोरियस आदमी नहीं है? क्या वो इंजीनियर नहीं है? क्या वो दिमाग से बहुत तेज नहीं है? क्या ISIS के बहुत सारे लोग दिमाग से बहुत तेज नहीं है? दिमाग से तेज होना और आइडियोलॉजी होना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। औरंगजेब क्या दिमाग से तेज नहीं था? उसने तबाही नहीं करी? तो हमने तो देखा है, आज भी जामिया में जिन्ना की मूर्ति बिल्कुल जो फोटो है, तस्वीर लटकी हुई है। सर सैयद जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने पहली बार कहा था हिंदू और मुसलमान एक अलग सभ्यता में साथ में रह ही नहीं सकते। वो तो हॉटबेड था, जामिया मिलिया इस्लामिया तो हॉटबेड था। सर सैयद ने जो शुरू करा था पूरे भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का। और आज भी सुरेश जी जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फंड लेती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं है वहां पे। कोई मीडिया तो उस पर डिबेट नहीं करता आपको छोड़ के। बिल्कुल, आज भी उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जिहादी मानसिकता। तो मैंने कहा कि आप बातों को एनालाइज करिए। सुरेश चौहान जी का आपने केवल 15 सेकंड का प्रोमो देखा है,
आपने उनके डेटा को एनालाइज नहीं करा। आप देखिए, अगर उनका डेटा सही है तो अच्छी बात है, डेटा गलत है तो उनको करेक्ट करिए। और जितनी मेरी जानकारी है सुरेश चौहान जी के बारे में, अगर वो खुद भी गलत होंगे, वो अपने आप को गलत मानने में स्वीकार नहीं करेंगे। आप डेटा तो देखिए, वो दिखा रहे कि नेचुरल सर्ज है, जो चिंता का विषय हो सकता है। उनका ये कहना था, अरे ये तो हिस्टीरिया फैला रहे हैं, 15 सालों से ऐसा कर रहे हैं। मेरा केवल तर्क था कि लुटियंस लॉबी में इतने सारे लॉयर हैं, अगर आज तक सुरेश जी के चैनल पे कोई आपत्ति नहीं आई या फिर कोई आपत्ति कोर्ट में प्रूव नहीं है, उनको कोई जेल भेज देता बड़े आराम से। इतने सारे लॉयर बैठे हैं, क्या भूषण जी आपको जेल नहीं ले जाते अगर आपने कुछ भी आपत्तिजनक कहा होता जो कोर्ट में प्रूवेबल है? यानी वो नहीं प्रूव कर पाए। मैं तो कहता हूँ प्रूफ ऑफ द पुडिंग ये है, अगर कोई भी आपको आरोप लगाता है, ये जो लॉबी है पूरी लुटियंस की लॉबी, आपको आरोप लगाता है, कोर्ट में नहीं ले जाता आपको, इसका मतलब कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। और देखिए कोर्ट में भी उन्होंने कैसे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से लात पड़ी तो चुपचाप आकर वो हाई कोर्ट चले गए। जैसे अभी लॉयर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसके ऊपर क्या होगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य है जो आपने हाई कोर्ट की बात बताई, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ऊपर से रूल करा। पता नहीं ये कैसा प्रेसिडेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मंडे को जाएंगे ही, सोमवार को जाएंगे जैसे कोर्ट खुलेगा, और ऑर्डर को फिर से स्टे करवा लेंगे। और हम कार्यक्रम देखने के लिए आते हैं हम लोग सब। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है। मनोज जी का आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रही है आवाज आपकी। मनोज जी, हाँ, हिंदुस्तान के अंदर अल जजीरा, जिसको लोग सामान्यता कहते हैं कि ये लादेन का चैनल है, क्योंकि लादेन इस चैनल पर सबसे पहले आता था, दुनिया उसको देखती थी। ऐसा चैनल भारत में जो चाहे कह सकता है। क्या कह सकता है, इसका एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, फिर आपके पास आता हूं कि ऐसे लोगों को स्वतंत्रता है, सुदर्शन को क्यों नहीं। कश्मीर का यह वीडियो है अल जजीरा का, देखिए क्या कहता है अल जजीरा चैनल। अल जजीरा भारत के अंदर भारत की घटना को कैसे कोट करता है, वीडियो दिखाते हैं। अल जजीरा, ध्यान से सुनिए। Renewed fighting in Indian-controlled Kashmir. The killing of a rebel leader, the killing of a rebel leader, the killing of a rebel leader, the killing of a rebel leader provokes more anger and military force. Is it time for India to change its Kashmir policy? And are conditions conducive to a political settlement? This is Inside Story. तो ये अल जजीरा है, अल जजीरा का ये वीडियो है। बताइए मनोज जी, अल जजीरा जब अपने नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर विश्व का नक्शा दिखाता है तो कश्मीर को भारत के साथ नहीं दिखाता। ये चैनल भारत में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इस देश के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार टीम जिस चैनल के पास है, जो अपना खून के साथ इस देश के लिए पसीना बहा रहा है, उस सुदर्शन के पास वो अधिकार नहीं है। मनोज जी, देखिए बिल्कुल सुदर्शन के पास पूरा अधिकार है, उसी तरह अधिकार है जैसे एनडीटीवी के पास है। आपने बात अल जजीरा और कश्मीर की, मैं बधाई देता हूं सुदर्शन टीवी को। आपको याद होगा पिछले साल जब हम कश्मीर गए थे, जब अनुच्छेद 370 को वहां हटाया गया था और देश में, दिल्ली में मीडिया का एक वर्ग भारत विरोधी ही काम करने में लगा था, तब एनयूजे की टीम कश्मीर गई थी। और मुझे खुशी है वहां से जो हम देख के आए थे, उस सुदर्शन टीवी ने अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाया था वो सच, कि किस तरह फेक न्यूज के जरिए, किस तरह भारत विरोधी प्रचार के जरिए देश में एक मीडिया का तबका और पत्रकारों का तबका राष्ट्रवादी पत्रकारिता को, देशभक्त पत्रकारों को दबाने का काम करता है। ये एक आपने अच्छा उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण आपके टीवी के मैं बात करता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात मैं करता हूं। संविधान ने इस देश के आम आदमी सहित मीडिया के सभी तबकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया है। जितना अधिकार एनडीटीवी को है, उतना अधिकार सुदर्शन टीवी को भी है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है इस देश में कि जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, या सच सही तथ्यों को देश की जनता के सामने रखने की बात करते हैं, उन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ, हाल ही में दिल्ली के दंगों पर चर्चा हो रही है, किताबें छपने लोगों ने लिखी हैं, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा है। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं, दिल्ली दंगों को लेकर एनडीटीवी पर तमाम तरह के सवाल उठे। मैं केवल एनडीटीवी का नाम नहीं ले रहा हूं, तमाम तरह के इस तरह के मीडिया संस्थान हैं जिनकी एक पक्षीय पत्रकारिता के कारण अक्सर उन पर सवाल उठते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि आप एक पक्ष दिखाएंगे और दूसरे पक्ष को रोकेंगे। पत्रकारों का काम है जनता के सामने सच को रखना।
कोर्ट में मामला है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने जो मुद्दा यूपीएससी का उठाया है उसमें तथ्यों को आप अगर रखने की कोशिश कर रहे हैं या जनता के सामने वो तथ्य रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश की कोई कोर्ट उन तथ्यों को रखने से आपको रोकेगी। अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के संविधान से मिली है मीडिया को, और जितनी आम जनता को है उतनी आपको भी है। लेकिन लगातार 2 दिन से मैं स्टे का शिकार हूं। अब उसको शब्द शिकार सही है या क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन संजीव जी बता पाएंगे कि क्या है। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से इस देश में बुरहान वानी को हीरो बताया जाता है, लेकिन इस देश के किसी नायक को नायक कहना अपराध है। संजय जी देखिए, ये जो इस समय का जो युद्ध है वो विचारधाराओं का युद्ध चल रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं एक डेस्परेशन, एक घोर निराशा जो आपके वामपंथी विचारधारा में व्याप्त है, ये उसी का आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम देख रहे हैं। अब अभी बात की मनोज जी ने इसकी, आपकी जो दिल्ली राइट्स वाली किताब थी, हाँ, उसको छपने नहीं दिया गया। ब्लूम्सबेरी के ऊपर गोरों द्वारा प्रेशर लाया गया, लेफ्टिस्टों द्वारा प्रेशर लाया गया, कांग्रेस द्वारा प्रेशर लाया गया, कांग्रेसी कुछ लोग थे उनके द्वारा प्रेशर लाया गया, और उनके द्वारा प्रेशर लाके ब्लूम्सबेरी इंडिया, क्योंकि मैं स्वयं ब्लूम्सबेरी इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 3-4 साल से, 2 पुस्तकें मेरी वहां से छप चुकी हैं, और तीसरी पुस्तक जो थी वो लिस्टेड थी, प्री रिलीज ऑर्डर में लिस्टेड थी, अमेजॉन पे बाकायदा उस पर सेल चल रही थी उसकी। तो मुझे ब्लूम्सबेरी इंडिया के बारे में पता है कि यहाँ का जो आपका जो इंडिया की यूनिट है, इन्होंने काफी भारतीय विचारधारा वाले जो लेखक थे उनको काफी इन्होंने साथ में संभाला। शांतनु जी बैठे हैं, इन्होंने तो आपके योगी जी के ऊपर किताब लिखी, वो भी ब्लूम्सबेरी ने छापी। मेरी कृष्ण ट्रायलॉजी थी, कृष्ण त्रयी, उसकी 2 पुस्तकें ये छाप चुके थे, और तीसरी पुस्तक जो छापने जा रहे थे वो भी काफी विस्फोटक सी थी, जो 370 और सीएए का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके ऊपर थी, वो भी वो छाप रहे थे। लेकिन आखिरकार तो वो एम्प्लॉय थे ना, वो कर्मचारी तो गोरों के ही थे। फिर जब वो गोरों ने ऊपर से लगाया दबाव तो इनको झुकना पड़ा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? और उसका नतीजा आप देखिए कि वही किताब उसी दिन गरुड़ प्रकाशन ने उनसे ले ली, संपादक उसके आपके लेखकों ने उनको दे दी जब इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, और एक रात में, पहली रात में 15,000 ऑर्डर आ गए उनके पास। मुझे पता है क्योंकि मेरी बात हुई संक्रांत जी से, रात भर उनकी टीम सोई नहीं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक क्रांति हुई, और वो क्रांति जनता लेकर आई। उन्होंने एक झन्नाटेदार तमाचा दिया इन लेफ्टिस्टों को, इन गोरों को, इन उपनिवेशवादियों को। तो पंचमक्कार कहते हैं हम इनको। पंचमक्कार मतलब आपके मार्क्सिस्ट, मुल्ला, मिशनरी और लुटियंस मीडिया और मैकॉले पुत्र, ये 5 मिलके ये पंचमक्कार बनते हैं। पंचमक्कारों का अब अंतिम समय आ गया है, ये जनता ने दिखा दिया इस ब्लूम्सबेरी वाले पूरे प्रकरण में। बिल्कुल। और मैंने स्वयं ने इनिशिएटिव लेके, जो मेरी किताब चल रही थी, सेल पे लगी हुई थी, उस किताब को मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके और उस किताब को विड्रॉ किया मैंने स्वयं, कि तुम विड्रॉ कर सकते हो तो हम भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है, बिल्कुल संजय जी, इसीलिए मैंने ऊपर आ चुके हैं, इसलिए ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। 18 वर्ष पहले जब इस कंपनी को मैंने बनाया और 15 वर्षों से जो चैनल चालू किया, 1 रुपया का शेयर भी किसी विदेशी कंपनी को नहीं दिया। 300 गुना ज्यादा भाव देकर मेरे शेयर विदेशी कंपनियां मांग रही थी, मेरे पास ऑफर है, लेकिन मैंने 1 शेयर भी नहीं दिया, 1 भी। ना मैं पेप्सी की ऐड चलाता हूं, ना मैं कोक की चलाता हूं, ना मैं पिज्जा की चलाता हूं। जो मैं नहीं खाता वो मैं सुदर्शन पर ऐड नहीं चलाता। इतने सिद्धांतों के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन इनको सिद्धांतवादी नहीं चाहिए, इनको बिकने वाले लोग चाहिए, इनको दबने वाले लोग चाहिए। और इसलिए आपको आज तो द प्रिंट ने ही छापा है, 1770 लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए इस देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा है, और 1000 से ज्यादा जगह पर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई है, और उसमें से कुछ जगह एफआईआर हुए भी है। मैं तो नहीं डरता एफआईआर वगैरह से, मुझे पता है कि गलत एफआईआर होगा तो उसको मैं सही कराऊंगा,
लेकिन सोचिए कि चैनल चलाना और राष्ट्रवादी विचारों को हिंदुस्तान में लोगों के सामने रखना कितना मुश्किल है। संजय जी, देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो है इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी निराशा जो है वो झलक रही है इससे। आखिरकार इन्होंने अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध भी तो यही किया था जब उसने पालघर में साधुओं की हत्या का मामला उठाया था। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने यही किया था, उसका क्या नतीजा निकला? मुंह की खानी पड़ी। और मुंह की खानी इस बुरी तरह से पड़ी कि आज देखिए क्या हाल है महाराष्ट्र सरकार का। पूरी की पूरी सरकार जो है वो कटघरे में आई हुई है। इसी प्रकार से ये ब्लूम्सबरी वाला किस्सा मैंने सुना दिया। और मैं आपको आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपकी भी जो कीर्ति है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपके चैनल की जो टीआरपी है, वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने वाली है इन चीजों की वजह से। इसलिए आप तो डटे रहिए। हम तो डटे हैं। कल तो सुदर्शन के लाइव में इतने लोग थे सोशल मीडिया पर कि डोनाल्ड ट्रंप के भाषण सुनने को भी इतने लोग नहीं रहते। उससे ज्यादा लोग कल सुदर्शन का लाइव शो देख रहे थे। आज भी बड़ी संख्या में लोग, मैं केवल सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। टीआरपी के आंकड़े तो हम जानते हैं इस देश में कैसे मैनिपुलेट होते, उस पर तो अलग से बात करेंगे, लेकिन लोग साथ है तो आनंद है ही। इस देश का हिंदू जाग चुका है। इस देश का वो नागरिक जो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार है, वो समझ चुका है कि चोर कौन है, सज्जन कौन है, लुटेरे कौन है, रक्षक कौन है। लेकिन फिर भी लोगों के सामने पता होना चाहिए कि आवाज उठाना कितना आसान है। शांतनु गुप्ता जी, आप मीडिया से भी है, प्रिंट में भी लिखते हैं, पुस्तकें भी है। ये आप जानते हैं कि सुदर्शन जैसा चैनल चलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्जा सर पर लेने से कितना आसान है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज सुदर्शन खड़ा है। अगर मैं कोई इंटरटेनमेंट चैनल चलाऊं, राखी सावंत को लाकर बिठाऊं, तो एक वर्ष में 100-200 करोड़ तो कहीं नहीं गए। ये सारे लॉस झेलकर भी हम आज अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं। तो क्या ये सिद्धांत के लड़ाई के कारण ऐसा है? शंतनु जी। सुदर्शन जी, सुरेश जी, मुझे याद है 2015 में, अगर आपको याद हो तो हम पतंजलि में बाबा रामदेव के आश्रम में कैंटीन में आपकी काफी बड़ी टीम आई थी और मिले थे। और तब आपके चैनल के बारे में मुझे खुद भी जानकारी नहीं थी, सच बताऊं, 2014-15 में। लेकिन तब से अब तक मतलब आपने इतना नाम कमा लिया है, इतनी अच्छी पत्रकारिता कर दी, तो पहले तो उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद कि 2015 से 19 और 20, इसमें 4-5 साल हुए हैं एक चैनल को बनाने में। जो आपने नाम दिया एनडीटीवी, वो 20-20-30 साल के चैनल है, स्टार्टिंग से शुरू हो गए थे। आपने आपका चैनल पुराना है, लेकिन मेरी जो जानकारी 5-6 साल में, पिछले 5-6 साल में ही आपने इतनी प्रगति करी और इतना अच्छा काम दिखाया है। मैं संजय जी की बात को आगे रखूंगा। देखिए, पिछले 5-6 साल में हुआ क्या है, 2014 के बाद से हुआ क्या है, उसको समझने की जरूरत है। 2014 से पहले इन्होंने जो भी फील्ड ऑफ एकेडमिया है, इंटेलिजेंसिया है, उससे उन्होंने कब्जा करके बैठा था। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल कमेंट्री है, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है। एकदम से 2014 के बाद क्या हुआ कि उनको जवाब मिलने लगे। अगर जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विजय बैरलिन करवाते थे तो संजय दीक्षित जी का जयपुर डायलॉग भी होने लगा। यहाँ पे शांतनु गुप्ता जाने लगे, डेविड फ्रॉले जाने लगे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जाने लगे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गए कि ऐसा कहा कि भाई इंटेलेक्चुअल तो वही है जो खान मार्केट में जाके किताबें बेचता है। बल्कि राहत इंदौरी जी भी नहीं रहे, लेकिन मेरा उनसे कोई ऐसा, उनकी बात से मैं एग्री कभी नहीं करता था। उनका एक बड़ा उनका शेर है, बड़ा चलता है कि हमारा भी खून है इस मिट्टी में, किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिस दिन मैंने संजय जी खान मार्केट में जाके, वहां की बड़ी फेमस दुकान है भारी संस, ऐसा कहा जाता है कि भारी संस में जाके आपने किताब साइन कर ली तो आप ऑथर बन गए। आप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाके तो आप ऑथर बन गए। तो मुझे तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी बुलाया, लेकिन जो मुझे ज्यादा मजा आया, ज्यादा आनंद आया, जब मैं जयपुर डायलॉग में मुझे संजय जी ने मंच दिया। जब मैंने खान मार्केट में अपनी किताब लिखी, किताब पे साइन किया भारी संस की दुकान पे जाके, तो मैंने ट्वीट करा कि अब हमारी भी किताबें खान मार्केट में साइन होती हैं, किसी के बाप का खान मार्केट थोड़ी है। क्योंकि ये जो हुआ है ना सुरेश जी, ये इनको रैटल कर दिया है कि अब एक संजय दीक्षित जी आते हैं, अपनी किताब लिख देते हैं, एक नित्यानंद मिश्रा जी आते हैं, उनकी किताब छप जाती है, एक संदीप देव आता है, वो अपनी किताब लिख जाता है, विदेशों में चर्चा हो रही है किताब की, उनके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, सबकी व्यूअरशिप आ रही है।
तो एकदम से जो काउंटर मिल गया, एक तो सोशल मीडिया ने बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया कि आज मैं बैठे बैठे मैं संजय दीक्षित जी के साथ बैठूं और अपनी किताब पर चर्चा कर लूं। ब्लूम्सबरी मैं खुद कहता हूं, मैं खुद दुखी हूं। और मेरी जो प्राइवेट बात हुई है ब्लूम्सबरी की इंडिया टीम से, मैंने 2 किताबें करी हैं, योगी जी की किताब करी है, एक और उत्तर प्रदेश पर किताब करी है, संगीत ने किताब करी है, संजय जी ने किताबें करी है, आनंद रंगनाथन ने किताबें करी है, शिफाली वैद्य ने किताबें करी है। पिछले 4-5 साल में उन्होंने राष्ट्रवादी किताबें करी भी हैं और उन्हें राष्ट्रवादी किताबों से आर्थिक लाभ भी हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्लूम्सबरी इंडिया इकोनॉमिकली गुड डाउन एक संदीप देव की, एक बाबा रामदेव की किताब से और जो दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जो किताब करी संदीप देव ने, उससे उन्होंने इतना मुनाफा कमाया, तो उनके लिए फायदा भी हुआ। ऐसा नहीं हुआ केवल कि ब्लूम्सबरी को कोई ऐसा नया राष्ट्रवाद जाग गया, क्योंकि उनको मुनाफा है भाई, वो तो कंपनी है, उसको मुनाफा होना चाहिए, जिसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन एक विलियम डेरेलिन के नाम से, एक आशीष तहसीर के ट्वीट पे उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमिक लाइन को बंद कर दिया। ये मुझे अचरज होता है। और आपने अल जजीरा का नाम लिया, आशीष तहसीर एक बार आए इंडिया में, उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिया कि अल जजीरा के लिए मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप बनाइएगा, मुझे दिखा जरूर दीजिएगा भाई, आप जो मुझे उनके रेटिंग से डर था। तो उन्होंने जो 2019 में मोदी जी जीते, उस पर किताब करी, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्होंने आधे घंटे की। उसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हमने फोन किया, वो मिले नहीं, तो हमके बायोग्राफर से मिले। उन्होंने मेरा 40 मिनट इंटरव्यू लिया और अल जजीरा में टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने मेरा 1 मिनट का भी नहीं होगा सुरेश जी, वो 1 मिनट का बाइट दिखा दिया, ना उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। ये उनकी पत्रकारिता है और वो ट्विटर में कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये जो झूठ और शर्म है, अब ये पकड़ा जा रहा है। प्लेटफॉर्म चाहे वो किताब के हों, चाहे लिटरेचर फेस्टिवल के हों, चाहे चैनल के माध्यम से हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, वो सामने आ गए हैं। ऐसा कहा जाता था, कई लोग कहते हैं, शशि थरूर कहते हैं अक्सर, अब मैं उनके भाषणों में उनके लिखों में बताऊं, राइट विंग में तो इंटेलेक्चुअल ही नहीं है। भाई मेरा जवाब है, आपने उनको छपने ही नहीं दिया, वो केवल वॉइस ऑफ इंडिया तक रह गए। आपने उन्हें बड़े, जब वो छपने लगे तो आपको विदेशों से जवाब आने लगा कि डेली राइट की किताब नहीं छप सकती, नैरेटिव तो हम सेट करेंगे। तो ये जो काउंटर आप चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, संजय दीक्षित जी किताब के माध्यम से दे रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए इनको रैटल कर दिया है। अब वो बराबरी पर आ गया। अगर तर्क देंगे, अगर आप एक झूठ फैलाएंगे तो हमारे पास उसका काउंटर भी, हम ट्विटर से भी देंगे, हम किताब से भी देंगे, हम चैनल से भी देंगे। तो ये इनको रैटल कर रहा है सुरेश जी। तो मेरा तो ये बिल्कुल अल जजीरा की जो बात की, दिल्ली के दंगों के दौरान सुदर्शन की रिपोर्टिंग को लेकर 58 मिनट का इंटरव्यू अल जजीरा ने मेरा लिया, लेकिन मुझे अल जजीरा के ईमानदारी पर पूरा शक था और इसलिए मैंने अपना भी कैमरा उस इंटरव्यू में रखा और मैंने 58 मिनट का इंटरव्यू पूरा शूट किया। और जो मैडम इस ऑफिस में आई थी और बाहर गई, पूरा 1.25 घंटे आती, वो पूरा गेट में एंट्री से लेकर वापस तक का शूट भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें से वो क्या मिसयूज कर सकते। अभी उन्होंने चलाया नहीं है। मैं इस इंटरव्यू से अल जजीरा को बताता हूं, अगर हमारा आपने 1 घंटा खराब करके इंटरव्यू शूट करके लेके गए, चलाया नहीं है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं एज इट इज चलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि उसमें मैंने अल जजीरा को कैसे नंगा किया था। कुल मिला के मेरा मुद्दा यह है कि हम मीडिया में विदेशी कंपनियों को क्यों आने देते हैं। मैं मनोज वर्मा जी से पूछता हूं, हिंदुस्तान के मीडिया में पैसे चाहिए कितने, कोई लाख करोड़ नहीं चाहिए, बल्कि तो इस देश में कभी हजारों करोड़ तो मीडिया में वैसे भी नहीं आए हैं, जिसको हम 100 की संख्या में गिने। ऐसे में विदेशी मीडिया आएगा तो मीडिया अपनी गंदगी यहां पर अपना एजेंडा लेकर आएगा और सुदर्शन जैसे चैनलों पर हावी होने, उनको झूठा साबित करने का प्रयास जरूर करेगा। मनोज जी। तो मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं कि जो विदेशी मीडिया है और जिस तरह पर्दे के पीछे से चीन और दूसरे देश खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीन के पैसे पर पलने वाले जो चैनल हैं जिनके नाम आपने लिए, ये कहीं ना कहीं देश की जो मूल संस्कृति है, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारा राष्ट्रवाद है, उसको ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे दोहरे मापदंड नहीं होते, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे पाखंड नहीं हो सकता कि आप धर्मपेक्षता के नाम पर किसी एक मजहब की बात तो करेंगे, किसी एक मजहब के मानने वालों के अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन जो लोग इस देश की संस्कृति की बात करेंगे, इस देश की राष्ट्रवाद की बात करेंगे, या सुदर्शन टीवी जैसे जो चैनल हैं वो देशभक्ति की बात करेंगे, उस पर आप सवाल उठाएंगे। आप हिंदूवाद 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 कह के बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, अगर इस देश में मुस्लिम इंडिया नाम की पत्रिकाएं निकलेंगी, अगर इस देश में मुसलमानों के नाम पर या मजहब के नाम पर छदम धर्मपेक्षवादी पत्रकारिता होगी, तो यकीन मानिए जो राष्ट्रवादी हैं, जो देशभक्त हैं, जो संविधान में भरोसा करते हैं, आप जैसे लोग, वो भी बोलेंगे और आगे आके बोलेंगे। आपने बात की विदेशी मीडिया की, देश में देखने में आ रहा है, खासतौर से वेब मीडिया,
मैं कई ऐसे वेब मीडिया को जानता हूं जिनके डोमेन विदेश के हैं, जिनके आका विदेश में बैठे हैं, जहां से पैसा विदेशों से आता है, फंडिंग विदेश के लोग करते हैं। वो देश में एक एजेंडा बनाने का काम करते हैं, किस तरह से देश में जो हमारी एकता है वो कमजोर पड़े। आपने देखा होगा तमाम मुद्दे आए, कश्मीर का मुद्दा, आपने खुद कश्मीर का मुद्दा कई बार उठाया, जोरदार ढंग से आपने उठाया, लेकिन उसको भी कमजोर करने की कोशिश देश के ही कुछ पत्रकार प्रेस क्लब में बैठ के करते हैं। और इन पत्रकारों को पूरा दिल्ली का मीडिया भी जानता है ये लोग कौन हैं। इस तरह की पत्रकारिता किसी हिंदू का भला नहीं करेगी, ना मुसलमान का भला करेगी, इस देश का जरूर नुकसान करेगी। आजादी के, आपने पैसे की बात कही, आजादी के बाद चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, ऐसे प्रिंट के जो समाचार पत्र निकले, इनको शुरू करने वाले लोगों ने देशभक्ति की भावना से शुरू किया था। उसका आधार पैसा नहीं था, लेकिन आज कुछ चैनलों का आधार सिर्फ पैसा कमाना हो गया है, पैसा बनाना हो गया है। पैसे पे आधारित पत्रकारिता देश का, समाज का भला नहीं करेगी। जी बिल्कुल। मैं संजय जी के पास जाऊं इसके पहले एनडीटीवी ने मेरे खिलाफ शुरू किया गया प्रोपोगंडा कोई अचानक शुरू नहीं किया है। जो आपने शांतजुने ने कहा कि 5 साल में जो सुदर्शन का जो विकास हुआ है, हमारे जन्म से ही डर गया था एनडीटीवी, और हमारी बदनामी उन्होंने 2005 में शुरू की थी। 2007-8 का ये शायद वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक बम धमाके के आरोप में सुदर्शन को कैसे उन्होंने लपेटने का प्रयास किया था। एनडीटीवी का ये वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर, उन्होंने मोडासा बम धमाकों से जुड़ा हुआ एक गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि ये धमाके हुए इससे पहले ही आरएसएस से जुड़े एक टीवी चैनल पर यह खबर दिखाई गई। तो क्या दोनों का रिश्ता है? यह है योग और मसाज की इस रिपोर्ट के नीचे की ब्रेकिंग न्यूज। सुदर्शन टीवी पर 29 सितंबर को 9:29 पर मोडासा धमाके की खबर। एक मरा 7 घायल। इस पर नजर पड़ गई सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की। पत्रकारों को तुरंत बुलाया और सुदर्शन टीवी पर आरोप लगा दिया। ये तो एक नया चैनल है, दूसरे चैनल तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा सब में एफिशिएंट है। तो ये सबसे आगे बढ़ गए कि साथ ही साथ कैसे इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे आरएसएस से है। सुदर्शन टीवी के मालिक के मुताबिक मोडासा में बम 9:25 पर फटा और 4 मिनट में खबर चलाना कोई बड़ी बात नहीं। सुरेश चवानके ने इस आरोप को नकार दिया, लेकिन एक आरोप को मान लिया। साफ साफ कहा कि हाँ, मैं साध्वी प्रज्ञा को जानता हूँ। हाँ, मेरी क्या साध्वी जी से कई करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की पहचान हो सकती है, तो क्या उनकी पहचान होना कोई गलत है? साध्वी के विवाद में स्वामी और सुदर्शन टीवी के कूद जाने से मामला उलझा तो था, लेकिन धीरे धीरे साफ भी होने लगा कि धमाका 9:25 पर ही हुआ था। देश में ऐसे चैनलों और रिपोर्टरों की कमी नहीं जिन्हें पुलिस से पहले खबर मिल जाती है। दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए मैं संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, यह हमारे ऊपर लगा हुआ आरोप है। इन्होंने दिन भर कहा कि पहले खबर चली फिर धमाका हुआ। मतलब कितनी बड़ा आरोप है, सोचिए। मेरे जगह कोई दूसरा होता तो क्या उसकी स्थिति होती। हम तो डटे रहे, हमको पता था कि हमने झूठ नहीं किया है। इन्होंने कहा कि पहले सुदर्शन ने मोडासा में बम धमाका होने की खबर चलाई, उसके बाद मोडासा में बम धमाका हुआ। संजय जी बोलिए, इन्होंने तो हमारे जन्म में ही पहचान लिया था कि कल आकर इन्हीं से टकराना है। आपको मानहानि का दावा करना चाहिए था तुरंत ही। ये तो बिल्कुल स्पष्ट झूठ है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो मैटर उठाया था वो यूपीएससी से संबंधित था, वो दूसरी तरह से आपने उठाया था, लेकिन यूपीएससी से संबंधित मैटर तो मैं जनवरी में ही उठा चुका हूं। मेरे सीरीज ऑफ 5 ट्वीट्स है, 5 ट्वीट है मेरे, वो थ्रेड है पूरा, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से वहां पर इंटरव्यू में नहीं। अभी आज हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो अधिकृत तौर पर बैन लगाया हुआ है। नहीं, आपके ऊपर बैन लगाया है मुसलमानों के एंट्री के लिए। हाँ। मैं तो सिर्फ यूपीएससी का जो इनहेरेंट बायस है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो इसमें मुसलमान शब्द कहीं मैंने उपयोग ही नहीं किया। नहीं, फिर भी मुझे लगता है हम इस पे शो करेंगे, हम आपको लेकर आएंगे। हाँ, और इस विषय पर जिन्होंने भी और भी जिनके पास डाटा, ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप उन ट्वीट्स को देखिए। मैंने आज सारे 5 रिट्वीट किए हैं, बिल्कुल उनको आप देखिए। बिल्कुल मैं ना केवल देखूंगा, उसको लाइक रिट्वीट करके शेयर करके
करोड़ों लोगों को देखने के लिए कहूंगा। आज भले ही मैं यहां पर दिखा नहीं सक रहा हूं, दर्शकों को कहूंगा कि संजय दीक्षित जी के अकाउंट पर जाइए और इसको अवश्य देखिए। बात हमने की थी इस देश के देसी मीडिया, पहले तो देशी शब्द अपमान का माना जाता था, जिसकी क्वालिटी नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, ऐसा माना जाता था। आज सुदर्शन की क्वालिटी, इसका प्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिक, हम किसी से कम नहीं है। और हमारी ताकत ग्राफिक और इसकी स्क्रीन की चमक नहीं है, हमारे हृदय के अंदर की राष्ट्र के लिए धधकती ज्वाला, यह हमारी वास्तव चमक है। लेकिन इस चमक से ही सबसे बड़ी आपत्ति है और इसलिए इसका तगड़ा विरोध हो रहा है। बिंदास बोल में हम कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। मैं कॉलर के पास जाऊंगा, उसके पहले मैं शंतनु जी के पास चलता हूं। और शंतनु जी, हृदय में धधकती ज्वाला वाले लोग मीडिया में नहीं चाहिए, पैसों के आधार पर बिकने वाले चाहिए और सत्ता के आगे मुजरा करने वाले चाहिए। आई थिंक आपने ठीक कहा। पिछले 6-7 साल में, और आप तो काफी लंबे समय से चैनल चला रहे हैं, मीडिया में भी काफी बदलाव आया है और बहुत तरह के चैनल आए हैं, बहुत तरह के रुख बदले हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जो डेमोक्रेटिक मीडिया है, जैसे मैं संजय दीक्षित जी के बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, नीलेश ओक जी हैं, राजीव मल्होत्रा जी, बहुत सारे नए नए लड़के भी आ गए हैं जो अभी 20-25 साल के हैं और अपनी बात बहुत प्रखरता से कहते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, एक डाउट संजय दीक्षित जी से था। और संजय दीक्षित जी मुझे पता है खुद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। संजय जी बताइए, जैसे ही ये वाला मुद्दा आया, इनका जो क्लिप चला सुरेश जी का, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन आगे, जो मेरी जानकारी है आईएएस और आईपीएस को क्या, आईपीएस को खासकर एसोसिएशन बनाने की आजादी है? वो एसोसिएशन खुद में क्या वैलिड है? नहीं, एसोसिएशन तो कोई भी बना सकता है। नहीं बना सकता। भारत सरकार की अनुमति आईपीएस एसोसिएशन को नहीं है। हाँ, वही मुझे लगा था कि पुलिस में किसी तरह की, पुलिस और आर्मी में किसी तरह की यूनियन या एसोसिएशन बनाने की शायद अनुमति नहीं है। तो वो जो कमेंट कर रही है, पुलिस में यूनियन नहीं बना सकते। एसोसिएशन तो राइट टू एसोसिएशन में आता है और यूनियन वगैरह वो कर्टेल की जा सकती है। वो आर्टिकल 31 या 33 है, उसके अंतर्गत यूनिफॉर्म्ड जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन एक एसोसिएशन, सर्विस एसोसिएशन बनाने पर किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। यूनियन बनाने पर तो है। खैर, हम उस पर नहीं जाते, हम इस मुद्दे पर आते हैं। कॉलर के पास चलते, कुछ कॉलर को लेते, उसके बाद में आपको कुछ और भी वीडियो दिखाऊंगा। और प्रश्न ये है कि इस देश में एनडीटीवी और अल जजीरा जैसे और कई चैनल है जिनको जो स्वतंत्रता है वो सुदर्शन को क्यों नहीं है? कॉलर, जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी नमस्कार, मैं संजय बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। और मैं एक विषय बात रखना चाह रहा हूँ कि आज आप मित्रों खोनी आर्काइव वॉल्यूम 2 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कितने पत्रकार और कितने राजनेताओं का नाम था जो सार्वजनिक नहीं हो सका, और वह इंग्लैंड में था, उसने सार्वजनिक नहीं कर पाया। तो आज वो परंपरा आज भी कायम है। बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं और जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जासूसी संस्था है वह बहुत बड़ा फंडिंग कर रही है इस देश में। तो देश में जो स्थिति है, राष्ट्रवादी शक्तियों को दबाना और राष्ट्रवादी चैनलों को दबाना, ये कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। लेकिन आज मैं एक विषय रखना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज की सूचना दे रहे हैं तो सूचना से हाई कोर्ट को क्या समस्या हो सकती है? अगर ये तो ऐसा नहीं है कि आप कुरान पे चर्चा कर रहे हैं, आप तो किसी प्रकार का इससे सवाल पर चर्चा करें, तो ऐसी स्थिति में तो फिर हाई कोर्ट कल बोल सकता है कि भाई अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, आप आईएसआईएस पे चर्चा मत कीजिए, आप तालिबानियों के ऊपर चर्चा मत कीजिए, आप इराक ईरान के ऊपर चर्चा मत कीजिए। यह तो बड़ी समस्या है। एक जो नैरेटिव क्रिएट किया है हाई कोर्ट ने, मैं हाई कोर्ट की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो नैरेटिव हाई कोर्ट ने क्रिएट किया है, यह इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अश्विनी जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। बहुत धन्यवाद। अभी जो कॉलर ने बात की उसका प्रश्न आपके से ही मैं शुरू करता हूं कि अगर किसी चैनल का शो कोई न्यायालय में जाकर रुकवाए तो इस देश में तो शो करना ही संभव नहीं होगा। सुरेश जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने कोई गलत ऐसा कार्य नहीं किया है। आपने बिल्कुल जो भी किया है बिल्कुल राष्ट्रहित में किया है। आपने जो
लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ को करना चाहिए आपने वो कार्य किया है। आप अपने इरादों पे डटे रहिए। आपके साथ सब लोग खड़े हैं, जो भी देशभक्त हैं, जो वास्तव में सच्चे मन से देशभक्त हैं, जो पाखंडी नहीं है लेकिन जो सच्चे देशभक्त हैं वो आपके साथ रहेंगे। जो पाखंडी होंगे आपके साथ छोड़ जाएंगे, जो देशभक्त है आपके साथ रहेंगे। अब मैं विषय पे देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाता हूं। मुझे लगता है कि 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बिल्कुल कि किसी मीडिया के कार्यक्रम को बिना सुने, बिना उसकी बात को समझे सीधे किसी कार्यक्रम को रोका गया है, और उसके उपस्थिति के बगैर। हम वहां नहीं थे। बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने कैसे लिया भाई। और सबसे बड़ी बात यह कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी यह मामला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत थी। ये सारे पार्टियां एक दूसरे से मिली जुली है, सब एक दूसरे के। एक सुप्रीम कोर्ट में अपना ट्राई मार रहा है, एक हाई कोर्ट में ट्राई मार रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फेल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हम स्टे नहीं दे सकते, हम सुनेंगे। डेट सुप्रीम कोर्ट एक डेट देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया भाई, अगर कोई दिक्कत भी है चलो हम सुन लेंगे आपको, एक डेट फिक्स किया। लेकिन हाई कोर्ट ने बिना सुने हुए सुरेश चौहान क्या कहने वाले हैं, सुदर्शन न्यूज क्या कहने वाला है, उसको बिना सुने हुए स्टे दे देना, मुझे लगता है इतना घटिया जजमेंट हो ही नहीं सकता। मैं जज साहब को ये कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो जजमेंट है ये मुझे लगता है इसको तुरंत चैलेंज करना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस तरीके से किसी एक व्यक्ति की शिकायत करने पे अगर हाई कोर्ट कार्यक्रमों पर रोक लगाने लग जाएगा, फिर काहे का लोकतंत्र, फिर काहे की डेमोक्रेसी, फिर काहे का मीडिया हम चौथा स्तंभ कहते हैं। अगर कार्यक्रम में कोई दिक्कत है, ठीक है, पहली बात तो आपने कार्यक्रम के ट्रेलर पर ही आपने रोक लगा दिया। अभी कार्यक्रम प्रसारित भी नहीं हुआ, कार्यक्रम प्रसारित होने देते। और जिन लोगों को दिक्कत है, जो लोग गए हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनको कायदे से आपको फोन करना चाहिए, आपके ऑफिस में आना चाहिए, कहना चाहिए भैया काम करो, जो आप कार्यक्रम रख रहे हो हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हमने तो उनको बुलाया था, हमने तो उनको पब्लिक अपील की थी कि आप कार्यक्रम में आइए। मैं पूरी तरीके से ये कह रहा हूं कि आपने जो विषय उठाया है वो डिबेट का विषय है, वो डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मीडिया का यही काम है। मुद्दा गलत है या सही है मैं उस पर नहीं जाता। यहां अगर एक एक हफ्ते हीरो नाचने वाले गाने वालों पे डिबेट हो सकती है, ऐसे विषय पे डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे विषय पे क्यों नहीं डिबेट होनी चाहिए? इस पे डिबेट होनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, दो पक्ष बैठ जाएंगे, मीडिया उसमें खड़ा हुआ है, आप उसको दिखा रहे हैं, आप हमारा भी सुन लीजिए जो इस बात से सहमत है, आप दूसरा भी सुन लीजिए जो इस बात से असहमत है। यही तरीका होता है, जनता तय करे। अदालत कहां से आ गया बीच में इसमें? अदालत कौन होता है? अदालत कोई जो है ब्रॉडकास्टिंग अदालत, मुझे लगता है इस मामले में अदालत को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था, किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। किस तरीके, मुझे तो लगता है कहीं हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है, ये उसके बाद ये जजमेंट आया, अदरवाइज ये ऑर्डर आना नहीं चाहिए था। संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, जब माता पद्मिनी जी के ऊपर फिल्म आ रही थी और हमने उसका विरोध किया था, कोर्ट में प्रोमो को लेकर गए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि प्रोमो से पूरे पिक्चर का अंदाज नहीं लगाया जा सकता, फिल्म आने दीजिए। और आज हमारा प्रोमो देख के ही तय किया गया कि हम क्या करने वाले। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें अलग अलग न्यायाधीश हैं, वो अपना अलग अलग मत उनका हो सकता है, लेकिन जो इसका जो संवैधानिक पहलू है उसे हम थोड़ा सा समझ लें। तो संवैधानिक पहलू ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, ये आपको राज्य के स्टेट के सामने मिली हुई है। तो ये आपकी आज़ादी जो है, कोई भी प्राइवेट पर्सन को यदि जो आज़ादी है उसको कोई दूसरा प्राइवेट पर्सन चैलेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ये तो यदि मान लीजिए कि राज्य जो है, स्टेट यदि कोई आपके अधिकारों का अतिक्रमण करती है, आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उनका यदि अतिक्रमण करती है, तो आप न्यायालय में जाएं और ये कहें कि साहब की ये राज्य ने हमारे इन अधिकारों का अतिक्रमण किया, ये आपको अधिकार दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध। इसमें कोई राइट टू लाइफ इन्वॉल्व नहीं है। राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसको रोक लगानी है तो वो राज्य लगाएगा, वो सेंटर लगाए या कोई स्टेट लगाए, तब तो कोई जा सकता है उसके विरुद्ध। ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये कई आपके सुप्रीम अश्विनी जी बैठे हैं,
सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि ये उनका काम नहीं है। ये पहले राज्य देखे, आप राज्य के पास जाइए, उनको अपील कीजिए, यदि वो नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर आप जाइए कोर्ट में जाइए। आपके पास अगर आपको लगता है कि इससे कोई घृणा फैल रही है तो आप जाके इसमें FIR कीजिए, 295A लगाइए, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होगा। तो यदि आप FIR करते हैं तो अधिकार जो है जिसके खिलाफ FIR होती है, जिसके खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है, उसके पास होता है। ये अचानक अपनी ओर से इस प्रकार कर देना, ये जुडिशियल ओवररीच है और इसको हम फेयर क्रिटिसिज्म में मानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है, इससे कंटेम्प्ट नहीं बनता है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आप देरी से जुड़े इसलिए मैं दोबारा मौका देना चाहता हूं। संजय जी ने जो कहा है उस पर। नहीं, बिल्कुल मैं संजय जी की बात से सहमत हूं और ये जुडिशियल ओवररीच है। मुझे लगता है इसमें जुडिशियल माइंड यूज नहीं किया गया है। कहीं न कहीं मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या बहस किया है, लेकिन या तो न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है, न्यायालय को कहीं न कहीं कुछ ऐसे चीजें हैं जो छिपाई गई हैं, या न्यायालय को क्या पता ये बता दिया गया हो कि ये भगवान जाने क्या क्या बताया, मैं अब यहां तो कल्पना करके नहीं बता सकता। लेकिन ये पूरी तरीके से अगर किसी को आपके किसी एपिसोड से दिक्कत है तो सबसे पहला तरीका यह है कि उसको खुद ही बहस में पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल। दूसरा, आप न्यायालय के द्वारा गवर्न नहीं होते, आपकी अलग बॉडी बनी हुई है, वो बॉडी इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 10 फैसले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि मीडिया के ऊपर हम गैगिंग नहीं कर सकते, हम मीडिया को नहीं रोकेंगे। और सरकार भी हमको कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि हम चौथा स्तंभ है। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं। मेरा बड़ा सीधी सी बात है, अगर आपका ये कार्यक्रम गलत है तो दर्शक उसको नकार देंगे। और सीधी सी बात है, जो मीडिया का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग चलता है। आपका जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का वो बिल्कुल अलग चलता है। सुप्रीम कोर्ट ये बार बार ये कहता है कि भाई रोक क्यों लगाना, अगर उसकी स्टोरी गलत है तो जनता नहीं देखेगी, अगर आपका कंटेंट गलत है जनता नहीं देखेगी। बड़ी सीधी सी बात है। आप जो डिबेट कर रहे हैं अगर वो बिल्कुल, मैं कहता हूं बिल्कुल मनमाना है तो जनता नहीं देखेगी। लेकिन उस न्यायालय कैसे इंटरफेयर कर सकता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो भी सिंगल जज की बेंच, सिंगल जज की बेंच। तो मुझे लगता है कभी सुप्रीम कोर्ट के आज तक कभी ऐसे मामलों में दखल नहीं देती। हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच कैसे इसमें दखल दे दिया है, मुझे नहीं पता कि वो कौन साहब वकील साहब थे जिन्होंने इस पूरे केस को बहस किया है। जज साहब का नाम तो ऑर्डर पे आ रहा दिख रहा है, लेकिन ये ऑर्डर मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये जस्टिस नहीं हुआ है, ये आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, वहां पर जो सरकारी वकील थे, सरकार की तरफ से जो वकील थे, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने सुदर्शन को नोटिस भेजा है। नोटिस 2:26 पर मेरे पास रिसीव हुआ है। उसके पहले ही वहां पर बहस शुरू हो चुकी थी या दाखिल हो चुका था। जो हमें मिला नहीं मिला, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, उत्तर हमसे अपेक्षित, मतलब हमें तो फोन भी कर सकते थे भाई। जिस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में हम बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और आज हमको, अभी मैं लिखित में 9 बजे के शो में वो पूरे ऑर्डर आएगी, लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि जो सरकार ने आपको नोटिस भेजा है उसका आप जवाब देने के बाद 48 घंटे हम सरकार को देंगे, उसके बाद हम आपके स्टे के बारे में बात करेंगे। अश्विनी जी। नहीं, पहली बात तो ये कि सरकार को कल क्यों याद आया कि सरकार ने आपको नोटिस दिया हुआ है। जिस भी वहां पे आके, मुझे नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट ने क्या बोला हुआ है। अगर आपके खिलाफ सरकार के पास कोई पहले से इससे इंफॉर्मेशन आई थी तो सरकार को 100 का नोटिस इशू करना चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम देना चाहिए था, आप उसका जवाब दे देते। कल ये सारा का सारा एकाएक न्यायालय में, और पहली बात अगर 8 बजे का शो हो जाता उससे कौन सा बम फटने वाला था। बिल्कुल। इसका मतलब कोई बहुत कड़वी सच्चाई होने वाली थी कल 8 बजे, जो सारे लोग बौखलाए हुए थे। ये तो पक्का है, सच्चाई तो कड़वी है, तीखी है और बड़ी तीखी है। और ये इस देश का दुर्भाग्य यही है कि लोगों ने मीठा झूठ परोस के इस देश को बर्बाद कर दिया। कड़वा सच लोग सुनना नहीं चाहते, कड़वा सच लोग सुनाना नहीं चाहते। सुरेश जी, मैं आपको बधाई देता हूं, आप कड़वा सच बोलते हैं। और जिस तरीके से पूरा चारों तरफ भागदौड़, इसका मतलब आपके कार्य को कड़वा सच। बिल्कुल, और वो कड़वा सच हम दिखाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर दिखाएंगे। हम न्यायालय में जाएंगे, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम इस सच को दिखाकर ही रहेंगे। मैं आखिरी कमेंट लेने के लिए चलता हूं शंतनु जी के पास। दोनों गेस्ट की मैं एक कमेंट लूंगा। शंतनु जी।
आप लोगों के बीच में बात हुई कि आपका प्रोमो आया, आपने अपनी बात भी नहीं करी और उस चीज को बैन कर दिया गया। मैंने अपनी किताब लिखी है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पे, उसमें मैंने सावरकर जी पर बड़ा चैप्टर लिखा है। हाँ। और आज ही उसकी बल्कि हिंदी प्रति प्रभात में करी, मेरे हाथ में आई है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट करूंगा और आपका बड़ा अच्छा पैरेलल आप खींच पाएंगे जो आपके साथ हुआ है। 1908 अप्रैल में सावरकर जी की किताब आने वाली थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और अंग्रेजों को भनक लगी किताब आने वाली। किताब अभी आई भी नहीं थी और उन्होंने किताब पे बैन लगा दिया। आई थिंक मनुष्यता की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि ये किताब आई भी नहीं, उसकी भनक भी नहीं पड़ी, उसका नाम टाइटल कुछ नहीं पता पड़ा, तो किसी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। या फिर सरकार मतलब और छपी भी नहीं थी, छपी भी नहीं थी, और छपी भी नहीं थी, छपी भी नहीं थी। वो अलग बात है कि सावरकर जी बहुत तेज व्यक्ति थे, उन्होंने हॉलैंड में भेज के वो किताब छपवा ली, भारत में नहीं छपी वो किताब। लेकिन मुझे वो पैरेलल याद आता है अपनी किताब से कि कैसे, और आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। वो कार्यक्रम आया भी नहीं है, प्रोमो भी नहीं है, वो डेटा प्रेजेंट भी नहीं कराया कि आप कहने क्या वाले हैं, और वो आपका शो पहले से उस पर स्टे हो गया। तो मैं तो शो के लिए अच्छी बात है, जैसा संजय जी ने बताया कि जली राइस की जो किताब है वो ब्लूमसबेरी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांग ली और संक्रांत सानू जी ने अपने गरुड़ा प्रकाशन से करके तो 15,000 प्रतियां बुक हो गए। मुझे पता है 15,000 प्रति बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 प्रिंट रन हो गए वो एक किताब के। अब तो 50,000 आपका शो पहले ही हो चुका है। बिल्कुल। मैंने कल के शो में भी कहा था कि स्वतंत्रता समर पर, स्वतंत्रता का पहला समर पर जो सावरकर जी ने लिखा, उसके साथ सुदर्शन की तुलना होना। हमारे कैंपस में आप तो आए हैं, यहाँ सावरकर जी की मूर्ति है प्रवेश में ही, और उनके साथ जो हुआ वो अंग्रेजों ने किया। हमारा दुख है कि हमारे देश के अंदर बाबर को अपनी औलाद, अपना पुरखा मानने वाले, उसके अपने आप को गर्व के साथ उसकी औलाद मानने वालों ने हमारे साथ किया। ये समानता इसमें जरूर है। मनोज जी, आखिरी कमेंट। हाँ, मैं आपसे कुछ चीज तीन लाइनें बोलना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, आपने जिस तरह से टीजर दिखाया उसका, मुझे बड़ी हैरानी है कि इस तरह से टीजर देख के किसी चीज को रोक देना, मुझे लगता है अभिव्यक्ति के नाम पे सबसे बड़ा अन्याय किया जा रहा है सुदर्शन चैनल के साथ, कि आपने स्टोरी देखी नहीं, तथ्यों को देखा नहीं, समझा नहीं, और आपने मान लिया और उसे रोक दिया। ये सबसे बड़ा अभिव्यक्ति की आजादी पर अन्याय मानता हूं। दूसरी लाइन में ये कहना चाहता हूं, जिस बात की तरफ मैं बार बार कह रहा था कि देखिए, हिंदू मुसलमान के आधार पर चीजें की जाएंगी तो बहुत गलत होगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हर बार ऐसा होता है, सरकार कोई कानून बनाती है, ट्रिपल तलाक कानून सरकार ने बनाया, उसे मुसलमान विरोधी बना के प्रचार किया। आप यूपीएससी के मामले में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, तथ्य रखना अपराध नहीं है, लेकिन उसको भी मुसलमान विरोधी बता देना ये अपने में अपराध है। यानी इस देश में एक वर्ग ऐसा है जो हर चीज अपनी सुविधा के अनुसार हिंदू मुसलमान में बांटकर इस देश में नफरत फैलाने का काम करता है, और उसकी तोहमत सुदर्शन जैसे जो लोग तथ्यों की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, सुरेश जी, आप अपना कम करिए, आपको अदालत में आपका मुकदमा हम लड़ेंगे अगर आप चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? लड़ेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? आप और हम अलग थोड़ी है। हम ऐसा इतिहास बना देंगे कि किसी चैनल या किसी केस के लिए सबसे ज्यादा वकील एक कोर्ट में एक केस के लिए एक चैनल के साथ खड़े हुए, इसका भी रिकॉर्ड बना देते हैं ना। मेरे पास 1000 से ज्यादा वकीलों के सीधे जो मेरे परिचित है या किसी के थ्रू मेरे तक उन्होंने संपर्क किया है और कहा है कि हम मुफ्त में इसका मुकदमा लड़ना चाहते हैं। आज हाईकोर्ट में भी जिन वकील साहब ने ये मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हमसे एक पैसा भी नहीं लिया, और उल्टा आज हमारी दिन भर की व्यवस्था की उनके कार्यालय में। तो अब मैं वीरेंद्र सिंह जी को भी अगले शो में जोड़ूंगा। आप भी कह रहे हैं वॉलंटरीली इस लड़ाई में हमारे साथ लड़ने के लिए बड़ी फौज तैयार है। शायद आने वाले दिनों में लड़ाई में ये भी करना पड़ेगा, इसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ये भी करेंगे, कोई बात नहीं। संजय जी। जी, लेकिन वो कार्यक्रम आप छोड़िएगा नहीं, वो कार्यक्रम करना है, वो डिबेट होनी चाहिए। आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ, एक आपको संजय जी, 1 मिनट, आप अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। अश्विनी जी, मैंने कल शपथ ली है इस शो में, शपथ लेकर कहा, और आप जानते हैं कि मैं जिस मुद्दे को उठाता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। जनसंख्या का मुद्दा जब मैंने उठाया था तो ऐसा ही विरोध हुआ था, भले इतना नहीं हुआ था लेकिन विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आज ये मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर है। सुदर्शन एक बार चल पड़ता है तो मुद्दे को खत्म करता है, और मैं वचन देता हूं कि मैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं। मैं कल परसों अगर न्यायालय और भी देरी करता है तो इस मुद्दे को रखने का मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म है, मैं उसका उपाय
आज नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर जाग जाएंगे कई लोग। वो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना ध्यान रखना। आखिरी कमेंट लेते हैं संजय जी की। जी, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने तो कृष्ण त्रयी में 2 पुस्तकें लिख चुका हूं और सुदर्शन चक्र के बारे में मैंने ये लिखा था कि सुदर्शन चक्र एक बार हाथ से निकल गया तो सर काटे बगैर वापस नहीं निकलता है। ये सब जानते हैं और इसलिए सुदर्शन चक्र हाथ में लेते थे तो जो भी समझते थे वो तुरंत उनके बिल्कुल पदावनत हो जाते थे कि भगवान ये मत करो, आप इसको जो है आप निकालो मत। हाथ जाते ही उनका बिल्कुल कि इसको मत निकालो। तो सुदर्शन चक्र निकलने के बाद तो फिर सर लेके ही वापस आएगा और आएगा। तो आपने सुदर्शन चक्र चला दिया है तो सर लेके ही वापस आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप चारों का मैं आभारी हूं। मित्रों, 9 बजे के शो में भी ये अपडेट आपके सामने आने वाला है। मैंने आज आपके सामने दूसरा एपिसोड लाया है। जिस सीरीज के लिए मैंने पूरी तैयारी की थी उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं, उस पर भी जाऊंगा। लेकिन आज के एपिसोड में मेरे साथ जुड़े तमाम अतिथि, आप सब लोग जो कि दर्शक के तौर पर जुड़े, आप सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस लड़ाई में हमारे साथ बने रहिए। लंबी लड़ाई है लेकिन जीतने इस संकल्प के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।